सो काफी लंबे वक्त के बाद फास्ट हील होम्योपैथी की तरफ से ये क्लास अपलोड की जा रही है। अभी भी वक्त नहीं था, लेकिन जो कंडीशंस चल रही हैं और जिस तरह के पेशेंट्स अपने पास आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए होम्योपैथी के, जो सिंसियरली होम्योपैथी को, क्लासिकल होम्योपैथी को, राइट एंड ट्रू होम्योपैथी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ये चीज़ शेयर की जाए, जो कि इस सीज़न में जो अभी मौसम चल रहा है, आज तारीख क्या है, 5 मई, बाहर सूरज आग उगल रहा है। क्या कर रहा है? हैं? आग उगल रहा है। ऐसी कंडीशन में सन स्ट्रोक होना, लू लगना एक बहुत ही सामान्य बात है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सन स्ट्रोक। ठीक, क्योंकि हमारे पास हमारी रिपर्टरी में सन एक्सपोजर, सन को एक्सपोज होने के बाद होने वाली प्रॉब्लम, और सन स्ट्रोक, ये अलग अलग दिया हुआ है। सन स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है कि सन एक्सपोजर के बाद अगर कोई भी इंसान, कोई भी पेशेंट कोई ख़ास तरीके के सिम्टम्स लेके आए, तो आप तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि इसको सन स्ट्रोक हुआ है। वैसे जैसे कि होम्योपैथी में बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखा जाता है, जैसे कि मैंने जब माइंड में मैं डिप्रेशन की बात कर रहा था, तो मैंने बताया था डिप्रेशन यानी कि सैडनेस एक बहुत बड़ा रूब्रिक है। एक आम आदमी जिस चीज़ को डिप्रेशन समझता है वो हमारा सिर्फ एक सब रूब्रिक है। सैडनेस का, डिप्रेशन का एक छोटा सा पार्ट है। डिप्रेशन को बहुत बारीकी से लिया गया है, जैसे कि जिसको आम आदमी डिप्रेशन समझता है उसके लिए हमारे पास सब रूब्रिक है। सैडनेस के अंदर ग्लूमी सैडनेस। उसी तरीके से सन स्ट्रोक एक आम आदमी या इन जनरली कैसे समझा जाता है, जब कोई भी इंसान सन एक्सपोजर में आने के बाद उसको तेज बुखार आए। तेज बुखार बोल रहा हूं मतलब 104 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबव, साथ में पूरी स्किन एकदम लाल हो रही हो, सर भयंकर दुख रहा हो, चक्कर आ रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, इस तरह की कंडीशंस अगर पैदा हो तो उसको क्या कहा जाता है कि लू लग गई, सन स्ट्रोक हो गया। तो जब अपन हीट और उसके इफेक्ट के बारे में भी जो पिछले काफी लेक्चर्स लिए हैं, जस्ट लाइक समर सीजन से रिलेटेड बीट द हीट विथ होम्योपैथी पे पूरी एक सीरीज चल चुकी है, उसमें हम आज जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेडिसिन के बारे में उस वक्त भी हमने बात करी थी, लेकिन बहुत एक सरसरी सी बात करी थी। जिस रेमेडी का मैं नाम ले रहा हूं, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर द सन स्ट्रोक। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली, जब और एंड दैट रेमेडी इज ग्लोनाइन। ठीक, सो यहां तक कि ग्लोनाइन के तो सन स्ट्रोक के मामले में इतने चर्चे हैं कि जो नए नवेले सिक्खड़ लोग रहते हैं, होम्योपैथी शौकिया होम्योपैथी करने वाले, जो कहीं भी इधर उधर किताबों से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं,
और नए न्यू प्रैक्टिशनर्स भी बिना सोचे समझे सिर्फ सन स्ट्रोक का नाम सुन के उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे इंडिविजुअलाइज करना चाहिए, ग्लोनाइन दे देते हैं। और मैक्सिमम केसेस में ग्लोनाइन सफल हो भी जाती है। अगर पूरी तरीके से सफल नहीं हुई, अगर उनने कोई मिलान तो किया नहीं है, उनने एलोपैथी टाइप दे दिया कि सन स्ट्रोक ग्लोनाइन, होम्योपैथी इज नॉट डेड। हो सकता है ग्लोनाइन अगर उसको सन स्ट्रोक में प्रिस्क्राइब नहीं हो रही हो तो भी वो पैलिएटिव इफेक्ट दे देगी, पर पूरी तरीके से उसको ठीक नहीं करेगी। वो तभी कोई भी रेमेडी होम्योपैथी में पूरी तरीके से ठीक करती है जब उसकी बनाई हुई जो एसेंशियल टोटलिटी है वो मैच करी पूरी तरीके से। फिर भी ग्लोनाइन ऐसे नए नवेले लोग दे देते हैं, फिर भी काफी सारे केसेस में आराम क्यों दे देती है ग्लोनाइन, कभी सोचा है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी है सन स्ट्रोक के लिए। जितनी भी रेमेडीज हैं हमारे पास, और भी काफी सारी रेमेडीज हैं सन स्ट्रोक के लिए, पर जितनी भी रेमेडीज हैं ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी है। अगर आप जैसे अपनी एक बेसिक बुक है होम्योपैथी वर्ल्ड की, डॉक्टर हेरिंग की गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, इतने मोटे मोटे 10 वॉल्यूम्स हैं, है ना, ऐसे ही ना 10-12 वॉल्यूम। उसमें सन स्ट्रोक के बारे में जो सबसे ज्यादा जिस रेमेडी में बात करी है डॉक्टर हेरिंग ने, वो है ग्लोनाइन। अलग अलग रेमेडीज में किसी में 4 बार, किसी में 3 बार, किसी में 1 बार, किसी में 2 बार, किसी में 5 बार सन स्ट्रोक शब्द, सन स्ट्रोक वर्ड का जिक्र आया है, तो ग्लोनाइन में 21 बार आया है डॉक्टर हेरिंग की बुक में सन स्ट्रोक का। सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस रेमेडी। मालूम है क्यों काम कर जाती है ये? क्योंकि जब आप इस रेमेडी के बारे में जानोगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम सिम्टम्स, ज्यादातर लक्षण जो हीट स्ट्रोक के बाद, लू लगने के बाद किसी इंसान को होते हैं, ज्यादातर को ये कवर कर डालती है। ठीक, सो अभी पीक टाइम चल रहा है, ऐसे काफी सारे पेशेंट आएंगे, तो आप ग्लोनाइन दें। पहले सिर्फ इस जानकारी में देते थे कि ये सन स्ट्रोक में काम आती है, अब एक्चुअल ऑर्गेनन के हिसाब से सही इंडिविजुअलिटी करके दें। क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि सन स्ट्रोक की जो सीवियर कंडीशंस होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, आदमी की जान भी जा सकती है, और उस हिसाब से इस सीजन में या सन स्ट्रोक के केसेस में ग्लोनाइन इज अ लाइफ सेविंग रेमेडी। ठीक, सो कभी किसी को सन स्ट्रोक हो गया, अब ग्लोनाइन हम किन किन कंडीशन में देंगे? सन एक्सपोजर होके आया, धूप से आया, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर किसी तरीके से वो ठीक हो गया, ऐसी उसकी हिस्ट्री थी कि 1 बार या 2 बार या 1 आध बार उसको हीट स्ट्रोक हुआ है। उसके बैड इफेक्ट्स कई लोगों के अंदर बाकी रहते हैं। कहने को तो वो एक्यूट कंडीशन से वो इंसान ठीक हो गया, लेकिन आप देखोगे इस तरह के लोग अगर आपके पास आए जिनका सर खास तौर से सेंसिटिव हो किसी भी तरह के हीट के लिए, किसी भी तरह के गर्मी के लिए, जैसे वो औरत काम करने वाली, घर में खाना बनाने वाली, अगर वो किचन में जाती है और जब उसको गर्मी के टाइम में खास तौर से जब हीट ऑफ द स्टोव लगती है, उसको जब आंच लगती है, वो एकदम घबरा के आती है। क्यों? क्योंकि उससे सर पकड़ता है उसका। ऐसे लोग या तो धूप में जाना अवॉइड करेंगे, या तो धूप में जाएंगे तो बिना छाते के, बिना शेड के, बिना अम्ब्रेला के। क्या कहते हैं एलेन्स की नोट में, डॉक्टर एलेन, कांट वॉक इन सन, मस्ट वॉक इन शेड और कैरी एन अम्ब्रेला। या तो शेड में चलें या तो अपने साथ एक छाता लेके चलें।
इतना सेंसिटिव होता है क्योंकि हीट लगी उनके सर में और सर पकड़ा। तेज धूप वाले जो सीजन होते हैं वो निकले तो 5 मिनट में, इतना ये घबराते धूप में जाने, अगर 5 मिनट का भी एक्सपोजर हो गया सन का, खास तौर से अगर सर पे लग रही है धूप, कई बार आते हैं बोलते हैं हीट स्ट्रोक के पास गए थे, सर में ऐसा लग रहा था कि लग रही है ठंड, जैसे कैलकेरिया का आपको कैसे लगता है, वो गर्मी, कैलकेरिया का आपको इसका उल्टा लगता है, ऐसा लगता है कि सर में ठंड घुस रही है, ठंड में सर में ठंड लग रही है, सर सेंसिटिव होता है कैलकेरिया का, आप साइलिशिया इस तरह की रेमेडी का। कोल्ड एयर के लिए वैसी हीट के लिए, चाहे वो स्टोव की हीट हो, खाना बनाने वाले चूल्हे की हीट हो, चाहे वो सन की हीट हो, इस तरह के कोई पेशेंट मिलते हैं तो जरूर हिस्ट्री में जाना कि कभी लू लगी थी क्या, और लू लगी भी नहीं हो, उसके बाद भी अगर ये सिम्टम हो कि सर हीट बियर नहीं कर सकता, कैसे पता चलता है, हीट को एक्सपोज हुए, धूप को एक्सपोज हुए, आंच के सामने खड़े होकर खाना बनाए गर्मी में और ये सर पकड़ा, और सर जब दुखता है ना ग्लोनाइन का तो बड़ा भयंकर दुखता है, कंजेस्टिव हेडेक, पल्सेटिंग हेडेक, फट जाएगा बिल्कुल एकदम। ग्लोनाइन नाइट्रोग्लिसरीन क्या बनाने के काम में आती है, किस लिए फेमस है, डायनामाइट। बहुत पहले पढ़ा था केमिस्ट्री में कि डायनामाइट कैसे बनता है, एक मड होती है मिट्टी जिसको बोलते हैं किसल गुर मड, और नाइट्रोग्लिसरीन को मिला के डायनामाइट की छड़ें बनाई जाती हैं, ऐसी लगन फट जाएगा बिल्कुल एकदम, डायनामाइट टाइप, इतना भयंकर सर दर्द होता है वो, ये बहुत तेज सर दर्द होगा, पल्सेटिंग हेडेक होगा, और अगर आप चेक करेंगे उस वक्त तो बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है, कंजेशन हो गया हेड में, पल्सेटिंग पेन हो रहा है, बीपी बढ़ा, तो लोग बाग मिस्टेक कर जाते हैं, कई लोग बढ़े हुए बीपी में क्लोराइन देते हैं, जबकि वो एक पूरी टोटलिटी है, जो बीपी के नाम से ग्लोनाइन दिया जाता है, दैट इज रॉन्ग। बट अगर ऐसा बीपी के नजरिए से भी अगर आपको देना है तो होम्योपैथी के नजरिए से दें। कैसे? कंजेस्टिव हेडेक, पल्सेटिंग हेडेक, हीट सेंसिटिवनेस, मोडालिटी मिलाए तो आप हाई बीपी के नाम पे भी आप ग्लोनाइन दिए तो आप उसका बीपी ठीक कर सकते हैं, लेकिन दवा होम्योपैथिकली सिलेक्टेड होनी चाहिए, नाम से नहीं कि ग्लोनाइन मतलब बीपी, ग्लोनाइन मतलब सनस्ट्रोक, ठीक। तो इस तरह के केसेस में ग्लोनाइन, अब इतने सारे सिम्टम्स को ये कवर करती है। किसी को सन स्ट्रोक हुआ, सन स्ट्रोक के बाद लू में गया, धूप में गया, उसको लू लगी, उसके बाद उसको तेज बुखार आ गया या बुखार आया, और उसके बाद अगर साथ में अगर वो बेहोश हो गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या लॉस ऑफ सेंसेशन एंड मोशन, बुखार पड़ा हुआ है बिल्कुल, हाथ पांव लिम्स एकदम ऐसे रिलैक्स पड़े हुए हैं, मोशनलेस बिल्कुल एकदम ऐसे पड़ा हुआ है, अनकॉन्शियस टाइप का पड़ा हुआ है बिल्कुल एकदम। अगर ये प्रोमिनेंट हो लू लगने के बाद, अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना, हाथ पांव एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल ऐसे मोशनलेस पड़ा रहना, आप जाएंगे अपने लिटरेचर में, जाएंगे अपने लिटरेचर में अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सन स्ट्रोक के बाद, चाहे आप चले जाएं डॉक्टर TF Allen के एनसाइक्लोपीडिया में, चाहे आप चले जाएं किसी भी बेसिक बुक में, डॉक्टर क्लार्क की डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, है ना, और या जब आप चले जाएं डॉक्टर हेरिंग की गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, कहीं भी चले जाएं, आप एक्सट्रीमिटीज में जाएं, एक्सट्रीमिटीज में देखें क्या लिखा हुआ है, लिम्स रिलैक्स्ड एंड मोशनलेस इन सन स्ट्रोक।
सन स्ट्रोक के बाद जो लिम्स है उसके हाथ पांव एकदम रिलैक्स्ड और एकदम ऐसे मोशनलेस पड़े हुए हैं। अगर ये प्रोमिनेंसी दिखती है और सन स्ट्रोक की वो है, सन एक्सपोजर की हिस्ट्री है, और ये प्रोमिनेंसी अगर नजर आ रही है, तो आपके दिमाग में अगर आपकी इस तरह की ट्रेनिंग है जैसे कि तुम यहाँ ले रहे हो, अभी जिस तरह की क्लास चल रही है और इस चीज़ का एक्सपोजर हुआ है और इस चीज़ के आपके माइंड को ट्रेनिंग है और रिपीटेड एक्सपोजर हुआ है, एक पल में आपको दिमाग में आएगी कि ये ग्लोनाइन का केस है। ऐसी स्थिति में उसका चेहरा भी अगर ऐसे देखेंगे फेस, तो फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, एकदम फेस एक्सप्रेशनलेस, ना दर्द का ना कोई तकलीफ का, बिल्कुल सब एक्सप्रेशनलेस। सन स्ट्रोक के केस में पल्स को देखकर भी आप ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आया सन स्ट्रोक का पेशेंट आया, सन एक्सपोजर से आया, तेज बुखार लेके आया, व्हाटएवर लेके आया, और आपकी ट्रेनिंग है, आपने पल्स चेक करी तो पल्स आपको मिलेगी फुल, स्लो, धीमी चलने वाली, और बीच बीच में मिस कर देगी, इंटरमिटेंट। अपने आप को पल्स की ट्रेनिंग दिया करो। तो जैसे ही आपने पल्स चेक करी, एक तो अच्छा फुल पल्स मिल रही है, स्लो, बहुत धीमी चल रही है, कहते हैं ना नब्ज बहुत धीमी चल रही है, और बीच बीच में, और इंटरमिटेंट, बीच बीच में एक आध छोड़ भी दे रही है। ठीक। और सीवियर केसेस अगर आ जाए, ऐसी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, क्या हुआ भैया, लू लग गई थी, बुखार में तप रहा है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, और आपने जाके उसकी पल्स चेक करी तो पल्स ही नहीं मिल रही, घबराया था, इसकी तो नब्ज ही नहीं मिल रही, मर तो नहीं गया। रिस्ट में चेक किया, एंकल में चेक किया, नो पल्स। फिर आदमी घबरा के क्या करता है, हार्ट चेक करता है यूं करके, कान लगा के, क्योंकि ना यहां पल्स मिल रही है ना एंकल में पल्स मिल रही है, तो आदमी क्या, मर तो नहीं गया। तो जब हार्ट में ऐसे करके लगा, कान लगा के सुनते हैं, तो बहुत फेंट हल्की सी फ्लटरिंग की आवाज आती है कि हार्ट बड़ा, बहुत फेंट हल्की सी फ्लटरिंग की आवाज आती है, जिससे कि हमको ये समझ, हल्की सी फड़फड़ाहट की आवाज आती है, बहुत हल्की, फेंट, बड़ी मुश्किल से सुनाई देती है। उस पता चलता है हाँ नहीं जिंदा है। और सन स्ट्रोक का केस है, और ये पिक्चर आपके सामने बन रही है। तो पल्स के नजरिए से भी आप एक तो उसको देखा, उसके लिम्स की क्या कंडीशन है, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ, एक दूसरा पल्स के नजरिए से भी आप ग्लोनाइन को प्रिस्क्राइब कर सकते, पल्स देख के भी। फिर बड़ी सीवियर कंडीशन में आते हैं, ऐसा लगता है बचेगा नहीं, ऐसा लगता है मर जाएगा, क्योंकि आप सोचो सन स्ट्रोक का पेशेंट आया, अब सांस उसकी देखें तो सांस धीमी चल रही है, स्लो। अभी अपन नॉर्मल ले रहे हैं, जल्दी, स्लो, और ऐसा लग रहा है कि उसको जान लगानी पड़ रही है खींचने के लिए। स्लो एंड लेबर्ड, लेबर करना पड़ रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है। और ब्रीदिंग की कुछ और कंडीशंस भी मिलती हैं। एक तो स्लो और लेबर्ड बताया, सन स्ट्रोक के बाद रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तब पता चलेगा कि सांस ले रहा है, नहीं तो ऐसा लगेगा बिना सांस के मरा पड़ा हुआ है। और जब ध्यान से देखोगे तो बहुत हल्की सी
ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल। क्या बोला है? इम्परसेप्टिबल नहीं बोला, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल, करीब करीब पता नहीं चलती कि सांस ले रहा है कि नहीं, और जल्दी। ये तो फिर भी आपको दिख रही होगी कैमरे में, उसकी कंडीशन में ध्यान से देखना पड़ता है कि सांस चल रही कि नहीं चल रही है। तो स्लो एंड लेबर्ड ब्रीथिंग मिले सन स्ट्रोक के बाद, ये देख के भी आप ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब कर सकते। और रैपिड, जल्दी और ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल मिले तो भी आप ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाथ पांव देख के, कॉन्शियसनेस देख के, पल्स देख के, सांस देख के, ठीक। और एक और बहुत खास बात, जब ऐसे बुखार में और इस कंडीशन में जब पड़ा रहता है ना, तो ऑलमोस्ट करीब करीब बॉडी की सब जगह पे मसल्स की ट्विचिंग होती है। डॉक्टर हेरिंग कहते हैं, इन सन स्ट्रोक देयर इज एक्सेसिव ट्रेम्बलिंग, मसल्स का हद से ज्यादा कपना, एंड जैक्टिटेशन यानी कि ट्विचिंग, फड़कना, मसल्स का हद से ज्यादा कपना और फड़कना, मोर और लेस थ्रू एंटायर बॉडी, करीब करीब पूरी बॉडी में। अब सोचो, एक पड़ा हुआ है बिल्कुल एकदम सन स्ट्रोक के बाद, बिल्कुल अनकॉन्शियस सा पड़ा हुआ है, तेज बुखार में पड़ा हुआ है, और जगह जगह की मसल्स ऐसी फड़क रही हैं इधर उधर की, या पूरे शरीर ही की मसल्स ऐसे ट्रेम्बल कर रही हैं या इधर फड़क रही हैं। ये क्या शो करता है? ये शो करता है सीवियर डिहाइड्रेशन, क्योंकि मसल्स का ट्विचिंग होना, मसल्स का क्रैम्प होना, मसल्स का फड़कना, क्योंकि मसल्स की जो आपने पढ़ा होगा पैथोफिजियोलॉजी में कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स का रिलैक्सेशन डिपेंड करता है प्रॉपर सॉल्ट के बैलेंस, क्योंकि सॉल्ट के इधर उधर होने से ही उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, है ना। तो डिहाइड्रेशन होने से क्या होता है? सॉल्ट बॉडी में, हीट स्ट्रोक की वजह से। और ऐसा इसीलिए कहते हैं ना कि भूखे प्यासे धूप में मत जाओ, खाली पेट धूप में मत जाओ, ज्यादा से ज्यादा कवर करके रखो ताकि तुम्हारी बॉडी का जो नमी है वो बॉडी में ही रहे, है ना। कई लोग ऐसे निकल जाते हैं, खाए नहीं पिए नहीं, निकल गए धूप में, ऐसे लोगों को बहुत सन स्ट्रोक लगता है। अच्छे से पहने ओढ़े नहीं है, ढक के नहीं रखे हैं, ज्यादातर खुला बदन है, खुला सर है, तगड़ी धूप है, चले गए, लग जाती है। डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन, ठीक। कई बार आप देखते हो उसको, सन स्ट्रोक के पेशेंट को, उसकी स्किन ठंडी, कोल्ड, खूब पसीना। वैसे आमतौर पे आप देखोगे, अगर इन जनरल देखोगे सन स्ट्रोक के सिम्टम में, तो ड्राई एंड हॉट स्किन मिलती है। बट अगर सन स्ट्रोक के केस में कोल्ड, ठंडी स्किन, कोल्ड, क्लैमी, नमीदार, प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन, खूब सारे पसीने के साथ, देन ऑल्सो यू कैन प्रिस्क्राइब ग्लोनाइन। वो छोड़ो, आंख को देख के अगर आपके पास कोई ऐसे पड़ा, बेहोश पड़ा हो, सन स्ट्रोक की हिस्ट्री है, कौन सी दवा दें, आपने उसकी आंख खोली और आंख खोल के आंख को, पिपल्स को चेक किया और उसमें आपको दिखा कि पिपल्स उसकी डायलेटेड है और आंखें ऐसे ऊपर की तरफ घूमी हुई है, ऊपर की तरफ, पिपल्स डायलेटेड है, आंखें ऊपर की तरफ घूमी हुई है, ये देखा आपने, और सन स्ट्रोक इसको लगा है, पिपल्स इस तरीके से दिखे, आंखें ऐसी घूमी हुई दिखी, तुरंत ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आप। मैं बता रहा हूं ना कि जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये मैक्सिमम कंडीशंस को कवर करती है, इसलिए ये मैक्सिमम प्रिस्क्राइब होती है और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी है सन स्ट्रोक के लिए। यहां तक कि अगर अपन अपनी रिपर्टरी में जाते हैं तो रिपर्टरी में हम देखते हैं
हेड चैप्टर में, हेड चैप्टर के अंदर दिया हुआ है सन स्ट्रोक, सन स्ट्रोक के लिए हुआ है एलिमेंट्स लॉन्ग आफ्टर सन स्ट्रोक। बहुत पहले सन स्ट्रोक लगा था, लेकिन उसके बाद से अभी तक उसको एलिमेंट्स होते हैं, या अभी तक उसके बाद से कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। एक ही सिंगल रेमेडी दी हुई है, एंड दैट इज ग्लोनाइन, है ना। और सुनो, अगर सन स्ट्रोक की कंडीशन में आंखें देखें और पिपल्स एकदम कॉन्ट्रैक्टेड भी मिले तो भी ग्लोनाइन, दोनों ही कंडीशन मिलती है ग्लोनाइन में। कॉन्ट्रैक्टेड पिपल मिल जाए तो भी, और रिलैक्स्ड या डायलेटेड पिपल, पुतलियां फैली हुई और आंखें ऊपर की तरफ ऐसे घूमी हुई, ग्लोनाइन का केस। ठीक, कोई सन स्ट्रोक वाला पेशेंट आया, अभी उतनी सीवियर कंडीशन में नहीं गया कि बेहोश हो गया, तेज बुखार लेके आया, भयंकर सर दर्द हो रहा है और चक्कर बहुत आ रहे हैं डॉक्टर साहब, वर्टाइगो, चक्कर अगर प्रोमिनेंट हो, फौरन दे देना ग्लोनाइन। सन स्ट्रोक लगने के बाद सिर्फ इतना ही असर हुआ है कि यार धूप लग गई थी, उसके बाद से इतना ही असर हुआ है कि जब से खूब जी मचला रहा है, जब से खूब जी मचला रहा है, और जी तो मचला ही रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में कभी बीच बीच में उबकाई भी आ जाती है, जिसको अपन कहते हैं रिपर्टरी की लैंग्वेज में रेचिंग, कि कभी कभी, और फिर जी मचला रहा है, जी मचला रहा है, जी मचला रहा है, फिर बीच रेचिंग, उबकाई। ऐसी कंडीशन सन स्ट्रोक की स्टोमक में पड़े, या फिर बड़ा भड़ उल्टियां हो रही सन स्ट्रोक में, खूब उल्टियां हो रही थोड़ी थोड़ी देर में, हर आधे घंटे में, एक घंटे में, या कुछ भी खाया धड़ा, सन स्ट्रोक का केस। वोमिटिंग इन सन स्ट्रोक, वोमिटिंग इज वेरी, अगर वेरी बहुत प्रोमिनेंट है, नोजिया, जी मचलाना और रेचिंग बहुत प्रोमिनेंट है, बात समझ में आई। चक्कर, वर्टाइगो बहुत प्रोमिनेंट है, सन स्ट्रोक का केस है। तो ये सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन बनाती हैं ग्लोनाइन का। सन स्ट्रोक के बाद ऐसा बैड इफेक्ट्स कि भूख नहीं लग रही है, लू लगी थी, उसके बाद से किसी तरीके से हुआ ठीक, जो भी किया हो, बहुत तरीके होते हैं लू उतारने के, लू तो उतर गई, लेकिन उसके बाद से भूख नहीं लगती है, वही स्टोमक डिस्टर्ब हो गया, भूख नहीं लगती है। और टंग आपने देखी, और टंग अगर कोटेड, वाइट कोटेड मिली सन स्ट्रोक में, विद नो एपेटाइट, भूख नहीं, दिस इज द केस ऑफ ग्लोनाइन। ठीक, तो देखा कितने सारे तरीकों से। एक जगह तो डिस्क्राइब करते हुए बोलते हैं डॉक्टर हेरिंग कि ऐसा पड़ा रहता है इसका पेशेंट, ऐसा अनकॉन्शियस पड़ा रहता है सन स्ट्रोक के बाद, कि पास में जाके कान में अगर उसको बुलाओ, नाम लो, तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे कि बेहोश, कोमा में, कान के पास जाके आवाज दो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और जेंटल शेकिंग, हल्का सा अगर उसको ऐसे हिलाओ भी तो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन बहुत जोर से हिलाओ तो थोड़ा सा हाँ कर देगा। लेकिन कान के पास भी जाके आवाज दे रहे हैं तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, हल्का सा हिला झिझोड़ रहे हैं उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसे ही अनकॉन्शियसनेस। ठीक, और या अगर बैठा हुआ है और लेटा हुआ है, और अगर आंखें उसकी अगर खुली हुई हैं,
सन स्ट्रोक लगने के बाद, सन स्ट्रोक के केस में, तो आंखें उसकी कैसी रहेंगी? स्टेरिंग। दिस इज द लुक सन स्ट्रोक, सन स्ट्रोक में दिस इज द लुक ऑफ ग्लोनाइन एंड दिस इज द लुक ऑफ आंखें नहीं खुल रही, आधी अधूरी बंद, जेल सीन है ना। अपनी रिपर्टरी में अगर आप देखते हैं चैप्टर आइज के अंदर, आइज के अंदर देखें, आइज चैप्टर के अंदर स्टेरिंग, और स्टेरिंग के अंदर देखें सन स्ट्रोक में सेकेंड ग्रेड में सिंगल रेमेडी दी हुई है ग्लोनाइन। ऐसी उसकी कंडीशन रहती है सर की, ऐसी फटने वाली, ऐसी चक्कर, ऐसे प्रॉब्लम कि वो सन स्ट्रोक का केस है। तो आप आंखें देख के भी, सिर्फ आंखें देख के ही अगर आपकी ट्रेनिंग, सिंगल रेमेडी है ग्लोनाइन सेकेंड ग्रेड में, आप अपनी रिपर्टरी में देख लें, सिंथेसिस रिपर्टरी में आंखें देख, तो आंखों को पिपिल्स देख के, आंखों की कंडीशन देख के, आंखों की पिपिल्स की कंडीशन देख के अगर खुली हुई है तो कैसी रहेगी? सन स्ट्रोक में स्टेरिंग, सिंगल रेमेडी है ना। तो जल्दी से अगर दोहराया जाए, बेहोशी, प्यूपिल्स की कंडीशन, पल्स की कंडीशन, हाथ पांव की कंडीशन, कॉन्शियसनेस की कंडीशन, वर्ड चक्कर है ना, नोजिया, रेचिंग, उल्टी, स्किन की कंडीशंस, मसल्स की कंडीशंस, ट्विचिंग वगैरह, दुनिया भर की, आंखों की कंडीशन, स्टेरिंग वगैरह, कितने तरीके से हम ग्लोनाइन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सन स्ट्रोक के केस में। एक वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जिसमें, और अगर बुखार की कंडीशन में या अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में अगर आता है सन स्ट्रोक के बाद, और अगर उसका जॉ, जैसे मिर्गी में जॉ दांत ऐसे क्लेंच नहीं कर रहे थे, अगर सन स्ट्रोक की कंडीशन में जॉ क्लेंच्ड हो गए, प्योर जॉ क्लेंच्ड, जबड़े भिज गया, ग्लोनाइन इज द रेमेडी। सिंगल रेमेडी है। आप खोले चैप्टर फेस, फेस के अंदर खोले क्लेंच्ड जॉ, भिजा हुआ जबड़ा, क्लेंच्ड जॉ फ्रॉम सन स्ट्रोक। थर्ड ग्रेड में ही सही, लेकिन सिंगल रेमेडी दी हुई है ग्लोनाइन। क्यों मिला? ठीक। आप जनरलिटी चैप्टर्स में जाएंगे, उसमें देखेंगे सन स्ट्रोक तो हो गया, हुआ था, ठीक हो गया, अब उसके बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाया, तो एक्यूट कंडीशन ठीक होने से लेके ठीक हो गई, और नॉर्मल में आने के बीच का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं कॉन्वालेसेंस का पीरियड, कि अभी रिकवरी हुई नहीं है पूरी तरीके से, अभी अंडर रिकवरी है या अभी कुछ। तो कॉन्वालेसेंस के दौरान जब निकल गया लग के बाद, सन स्ट्रोक के बाद कॉन्वालेसेंस के अंदर देखें एलिमेंट्स आफ्टर सन स्ट्रोक, 3 रेमेडी दी हुई है, ग्लोनाइन, नेक्स्ट मिलेफोलिया और सैंगुनेरिया। ठीक। अब हेड चैप्टर के अंदर का जो मैंने आपको बताया था, हेड चैप्टर के अंदर आप सन स्ट्रोक निकालें, सन स्ट्रोक के अंदर आप देखें अकम्पनीड बाय वाइट डिस्कलरेशन ऑफ टंग, सिंगल रेमेडी गिवन इन सेकेंड ग्रेड। अगर सन स्ट्रोक में, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सिम्टम, सिर्फ जबान आपने देखी सन स्ट्रोक में और पूरी वो व्हाइट कोटेड दिख रही है, यही देख के आप ग्लोनाइन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कितना इजी हो जाता है आपके लिए ग्लोनाइन को प्रिस्क्राइब करना, अगर आप जानकारी में है तो। ठीक। सन स्ट्रोक के बाद माइंड चैप्टर खोलें, माइंड चैप्टर में खोल लें मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी आफ्टर सन स्ट्रोक। अगर उसके सन स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद से किसी बेचारे की मेमोरी लॉस हो गई है, उसके बाद से ये अपनी याददाश्त खो चुका है,
वी आर हैविंग 3 रेमेडीज। कौन कौन सी, जल्दी बताओ। एनाकार्डियम, ग्लोनाइन, लेकेसिस। एनाकार्डियम, ग्लोनाइन एंड लेकेसिस। एनाकार्डियम और लेकेसिस ज्यादा प्रोमिनेंट है, फर्स्ट ग्रेड में है, और थर्ड ग्रेड में ग्लोनाइन है। तो सन स्ट्रोक के बाद अगर मेमोरी लॉस का केस है और हिस्ट्री सन स्ट्रोक की है, द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडीज आर एनाकार्डियम एंड लेकेसिस, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड ग्लोनाइन भी वहां पे है। अगर दूसरे सिम्टम मिल गए इसके साथ, तो कि हेड भी सेंसिटिव है हीट के लिए, धूप में, तेज धूप में जाने से या आंच के सामने खड़े होने से ऐसे सर पकड़ लेता फौरन, तो कोई दूसरी मिल गई। वीकनेस आफ्टर सन स्ट्रोक, आप देखो जनरलिटी में वीकनेस के अंदर फ्रॉम सन स्ट्रोक। एक सन स्ट्रोक से ठीक हो गई थी मेरी पेशेंट, कह रही थी कि डॉक्टर साहब आजकल ना हाथों में ना ग्रिप में किसी चीज को पकड़ने में उतनी जान नहीं लगती, शरीर में कमजोरी सी रहती है। बाकी दूसरे लक्षणों से ग्लोनाइन सेलेक्ट हुई थी और ये सिम्टम उसका ठीक हो गया था। 4 रेमेडी वहां पे दी हुई है, ग्लोनाइन इज वन ऑफ द रेमेडी। ठीक। सो और तो कितने सारे तरीके हैं और कितनी सारी कंडीशंस हैं, और बहुत कॉमन है ये कंडीशन सन स्ट्रोक के बाद। इसको अपने माइंड को अगर आपने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया है तो, और कितनी सीवियर कंडीशंस को ये कवर करती है, तो आप कितने लाइफ सेविंग ड्रग है ये एक तरीके से सन स्ट्रोक की कंडीशंस में। तो प्रॉपर तरीके से इसको बार बार रिपीटेड एक्सपोजर दें और सही तरीके से प्रिस्क्राइब करें और एलिंग ह्यूमैनिटी को आराम दें। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नोबल प्रोफेशन। ठीक।